हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो न केवल कक्षा 10वीं 10 क्लास के लिए हैं, बल्कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया वास्तविक, और वो समतल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, और इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, परावर्तन का कौन होता है? परावर्तन का कौन किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी समतल सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण हुआ, ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु के बाद ये किरणें परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब नॉर्मल और आपतित किरण, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, कौन होता है, उसी को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन दिया आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण। इस प्रकार से हमारा यही दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम हैं? सभी को जानते हैं कि परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कैसा प्रतिबिंब बोला गया? वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। तो पहला ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि समतल दर्पण हमेशा वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल दर्पण, यह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के दर्पण बनाता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के बिल्कुल निकट रहता है, तब एक इस स्थिति में वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जब वस्तु फोकस या फोकस से ज्यादा दूरी पर रहता है तो वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, बी ऑप्शन, अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कैसा प्रतिबिंब बोला गया? आभासी प्रतिबिंब। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। अवतल दर्पण भी एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कब? जब वस्तु कहाँ हो? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इस स्थिति में यह इसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब, और ये दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। तो और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। वस्तु चाहे कहीं भी हो, कितनी ही दूरी पर हो, इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के दर्पण, अर्थात समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तीनों प्रकार के दर्पण से हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से 2 दर्पण जो है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये वस्तु की दूरी कुछ भी क्यों ना हो, वस्तु दर्पण से कितना ही दूर पर क्यों ना हो, हमेशा आभासी ही बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण जब वस्तु निकट रहेगा तभी वो आभासी बना पाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है?
वास्तु से छोटा और आभासी। अब ध्यान देंगे केवल आभासी बोला गया है, और आपको पता है कि जब जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी के साथ सीधा बनता है, अर्थात यहाँ पर आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। और आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब किससे बनेगा, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, छोटा प्रतिबिंब। दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है। और अगला है दोनों क और ख, तो इन दोनों में से तो छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लास्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ठीक है। और आपको बताया जा चुका है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से कि विभिन्न प्रकार के वाहनों में, चाहे ट्रक हो, बस हो, इन सब में ड्राइवर अपने बगल में जो मिरर लगाता है, दर्पण लगाता है, जिसे साइड मिरर कहते हैं, वह कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो आपको बता जा चुका है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, प्रकाश की किरण फोकस से आती है, इससे एक समांतर किरण पुंज मिलता है। इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बता सकते हैं। आपको बताया जा चुका है कि फोकस पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर रहता है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब वस्तु फोकस पर रहता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वक्रता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, ठीक है। और इसमें वस्तु को जब अनंत पर अर्थात बहुत दूरी पर ले जाते हैं तब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, अत्यंत, यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगा इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह अत्यंत सूक्ष्म होगा, बिंदु आकार का होगा, और वो फोकस पर बनता है, ठीक है। तो फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, अनंत पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अर्थात जो फोकस दूरी f होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यदि आपको बताया जाएगा, कहा जाएगा कि कोई दर्पण है, उसका फोकस दूरी यदि 30 सेंटीमीटर है, आपको उसका फोकस, यदि उसका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, आपको उसका फोकस दूरी पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30/2 = 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, किसी भी दर्पण का फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस F और ध्रुव P के बीच में है। तो आपको बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, और वह कब, जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी को उल्टा करके दिया हुआ है। आभासी, सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहाँ पर, अभी इस पिछला प्रश्न में आपको बताया गया, जब वस्तु कहाँ रहेगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है, तब उसका आभासी, सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है, अर्थात ड्राइवर के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है, जिससे वह ड्राइवर पीछे के दृश्य को देखता है, तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, यह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा कारण है इसका जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह समतल दर्पण की तुलना में विस्तृत होता है, बड़ा होता है, अर्थात ड्राइवर अपने पीछे के ज्यादा एरिया के वस्तुओं का प्रतिबिंब उस दर्पण में देख पाता है। इसलिए ड्राइवर अपने साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, बिल्कुल नहीं। और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है, लेकिन उल्टा नहीं बनाता है। वह कैसा बनाता है? हमेशा सीधा ही बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, अर्थात उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ध्यान रखना, हमेशा सीधा, ऐसा नहीं कि सीधा भी और उल्टा भी। सीधा भी और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है शेविंग मिरर। दाढ़ी बनाने के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, अब शेविंग मिरर अर्थात सैलून में जो दर्पण लगा रहता है, उसमें जो उसका नाई रहता है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा देखने का जरूरत पड़ता है, बड़ा और सीधा। इसके लिए वह एक ऐसे दर्पण का प्रयोग करता है जो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बता सकते हैं सीधा और बड़ा कौन सा दर्पण बनाता है? उत्तल दर्पण तो सीधा बनाता है लेकिन आकार में छोटा। ठीक है, और अवतल दर्पण सीधा बनाता है और ये सीधा के साथ साथ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। लेकिन स्थिति क्या होना चाहिए वस्तु का? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। इस प्रकार से सैलून में बड़े जो सैलून रहते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता करने के बाद उसमें उसका जो चेयर रहता है, कुर्सी रहता है, तो उसको फोकस के अंदर में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। यानी वस्तु की दूरी कुछ भी हो, वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। बता सकते हो वह दर्पण कौन सा हो सकता है? बार बार चर्चा किया जा रहा है कि सीधा हमेशा एक ही दर्पण बना सकता है प्रतिबिंब, और वह कौन सा है? उत्तल दर्पण बनाता है। अब एक और ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण के साथ साथ समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर आपको आकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल आपको बोला गया सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब समतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? समतल अथवा उत्तल। एक चीज ध्यान देंगे, जब भी आप ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ें और उसको टिक लगाएंगे। जब तक पूरा ऑप्शन पढ़ ना लें, किसी भी ऑप्शन में आप टिक नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संबंध f इज इक्वल टू r/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यह सत्य है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है, कथन है, यह दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सही है। ठीक है, यह दोनों प्रकार के दर्पण के, चाहे वह दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, उसका फोकस दूरी हमेशा उसका वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ध्यान देंगे, यहाँ पर एक आलेख दिया हुआ है, किरण आरेख दिया हुआ है। आपको पूछा गया कि इसमें से सही किरण आरेख कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप देख सकते हैं इसमें पहला जो दर्पण है वो समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण में ये दोनों परावर्तित किरण है। ये दोनों कैसा किरण है? परावर्तित किरण। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक ही बिंदु से आपतन और परावर्तन हो और दोनों विपरीत दिशा में? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जब आपतित किरण लंबवत हो तो वापस उसी दिशा में आता है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये परावर्तन कोण है, लेकिन आपतन कोण यहाँ पर 0 डिग्री। यह स्थिति संभव नहीं। दूसरा देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। और आपतित किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात ये किरण इधर नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर की ओर उधर जाए। ठीक है, इस प्रकार से यह कथन भी, यह फिगर भी गलत है। अगला है, देख सकते हैं, यह एक अवतल दर्पण है, तीसरा नंबर। और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होते हुए दिखा दिया गया है? उसका वक्रता केंद्र सी से। जबकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ निकल जाते हैं। इस प्रकार से यह भी गलत है। अब अंतिम ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन। इसमें देख सकते हैं प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से आपतित हो रहे हैं और परावर्तन भी वापस उसी दिशा में हो गया। ठीक है, आपको बताया जा चुका है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो यह वापस उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है वह उसके परिधि पर क्या होता है? लंब होता है। अर्थात यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और आपतित किरण और उस पर खींचा गया विलंब परावर्तित किरण सब आपस में एक ही किरण है। अर्थात यहाँ पर आपतन कोण 0 डिग्री और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है।
अर्थात यहाँ पर किरणें लंबवत आपतित होती है, इसी कारण से शून्य परावर्तन कोण बनाते हुए वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। आपको बताया जा चुका कि आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कहता है, वस्तु बिंब से छोटा है, कोई जरूरी नहीं है, बिंब से बड़ा भी हो सकता है। वस्तु से बड़ा है, ये भी नहीं कंफर्म है। ठीक है, सीधा है, सीधा होता है कब, जब आवर्धन m का मान क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा तब। तो नेगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, इन्वर्टेड है अर्थात उल्टा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, प्रश्न है कि प्रकाश डैश में चलता है। आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में, सीधी रेखा में ही चलता है, यह कभी भी वक्र रेखा में गति नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह कैसा दर्पण होगा। अब देखें, आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण तीनों आकार का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, और आकार में वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आपको बोला कि बराबर आकार का प्रतिबिंब यह केवल और केवल एक ही प्रकार के दर्पण से बन सकता है, और वह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलते हुए प्रतीत होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस f की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे किसे सूचित किया जाता है, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो कौन सा दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन सकता है, तो वह केवल और केवल अवतल दर्पण है। ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु के हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण जो होगा वह वास्तविक वस्तु का, वस्तु कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी स्थिति में हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनाता है। ठीक, नेक्स्ट, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ध्यान रखेंगे, फोकस की दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो f होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होती है, इसको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब की, अब ध्यान दें, अवतल दर्पण की कोई ऋणात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, ये निश्चित रूप से धनात्मक होती है, प्लस होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको m अर्थात आवर्धन मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रकार के प्रतिबिंब को दर्शाता है, आभासी और सीधा, और ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको बताया जा चुका है कि अनंत से आने वाले किरण पुंज को समांतर किरण पुंज मानते हैं, और समांतर किरण पुंज जब किसी अवतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद यह एक बिंदु पर फोकस पर एकत्रित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और इस प्रकार से सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए प्रायः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, ठीक है, आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर,
तो इसका फोकस दूरी अर्थात एफ क्या होगा, आपको बताया जा चुका है कि जो एफ होता है वह आर का आधा होता है, ठीक है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या है 32, इसका फोकस दूरी एफ कितना होगा, इसका आधा अर्थात 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। ध्यान देंगे, एक वस्तु है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो वह केवल और केवल एक ही दर्पण से बन सकता है। और वह कौन सा दर्पण होगा, केवल अवतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी बनाता है, और अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीनों प्रकार के दर्पण में से हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। इस प्रकार से आज के सेशन में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखें। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।